आह, 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 आज तो बहुत ही गर्मी है। सूरज पूरे तरह से तप रहा है। अब ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब और नहीं होगा मुझसे, बहुत थक गया हूँ। ऐसा कहते हुए हरिया धड़ाम से जमीन पर बैठ जाता है और इतने में मोहन चलते हुए उसकी ओर आता है। अरे क्या बात है हरिया, क्या हुआ? अब क्या बताऊं मोहन भाई, पिछले हफ्ते से बहुत बुखार है और बहुत खांसी भी हो रही है। शरीर भी बहुत कमजोर हो गया है, कोई काम नहीं कर पा रहा हूं मैं। हाँ। तो क्या तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे बीमार हालत में कोई खेतों में कुल्हाड़ी चलाता है? अरे मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। घर पर दो दो पहाड़ जैसे बेटे हैं, लेकिन वो दोनों ही बेकार हैं। इसलिए मुझ बूढ़े बाप को ही काम करना पड़ता है। वो दोनों बस आलसी की तरह आराम फरमाते हैं। देखो हरिया भाई, अभी तुम जाओ घर अपने और कुछ दिनों तक आराम करो। उसके बाद जब तुम स्वस्थ हो जाओ तब खेत में आकर काम करना, ठीक है? अरे लेकिन घर जाने से कैसे काम चलेगा? मुझे काम खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस कड़ाके की गर्मी में कोई भी मजदूर काम करने को तैयार नहीं है। और फसल को बोना भी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पूस की गर्मी के बाद बरसात का मौसम भी तो आएगा। उसी बीच मुझे ये जुताई करना बहुत ही जरूरी है। बस 2-4 दिन ही बचे हैं, इतने में ही मुझे ये काम खत्म करना पड़ेगा। तो मोहन, और कोई उपाय नहीं है मेरे भाई। अब हरिया देख, मैंने तो भाई अपनी बात कह दी, बाकी जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो यार। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला जाता है और हरिया दोबारा से अपने खेत पर जुताई करने लगता है। वहीं दूसरी ओर, अरे माँ, अरे माँ, ओ माँ। अरे क्या हो गया? आखिर क्यों सुबह सुबह भैंस की तरह अपना गला फाड़ रहा है तू? क्या कहा? मैं भैंस? और क्या कहूँ? तुझ जैसे बेकार लड़के को भैंस कहा है। किस्मत अच्छी समझ। सवेरे सवेरे इतनी बातें मत सुनाओ माँ, और जरा 50 रुपए लेकर आओ तो, आज जरा शहर जाऊंगा मैं। अरे अरे सबर कर। तेरा बाप एक मामूली किसान है, कोई राजा महाराजा नहीं जो सुबह सुबह इतने पैसे मांग रहा है। 5 रुपए की कमाई नहीं होती और 50 रुपए मांग रहा है। इसका मतलब तुम हमें पैसे नहीं दोगी? अरे पास होंगे तब दूंगी ना। जा खेत में जा, तेरे बाबा अकेले मेहनत कर रहे हैं। तुम दोनों जाकर उनकी थोड़ी मदद कर दो। खेत में काम करने वाली मेरी कोई इच्छा नहीं है, और ऐसे में तो माँ हमें कोई पैसा भी देने वाला नहीं है। घर में पैसे कहाँ रखे हैं, हम लोग खुद ही चलकर ढूंढ लेते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों भाई घर के अंदर चले जाते हैं और दरवाजा लगा लेते हैं। हर्ष, मैं इस साइड से देख रहा हूँ, तू बेड के नीचे देख, कहीं ना कहीं तो पैसे मिल ही जाएंगे। अरे कोई रोको इन बेवकूफ लड़कों को। सारा सामान बिखरा कर रख दिया है, काम बढ़ा दिया मेरा। अरे वाह, मिल गया नकुल भाई। ये देखो, ये रहा गुल्लक। बहुत खूब, बहुत खूब हर्ष। चल अब जल्दी से इस गुल्लक को फोड़ते हैं और पैसे को लेकर शहर में मजे करने चलते हैं। अरे नहीं नहीं, रुक जाओ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गुल्लक तोड़ना मत नकुल। हर्ष, दरवाजा खोलो। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो। ममता अपने दोनों बेटों को दरवाजा खोलने के लिए बहुत बार कहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलते। इतने में वो गुल्लक फोड़कर सारे पैसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। अरे रुक जाओ, उन पैसों को कहीं मत लेकर जाओ। मैं तुम्हारे बाबा को बता दूंगी। नकुल और हर्ष अपनी माँ की एक भी बात नहीं सुनते और वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। हाय हाय, सारे पैसे ले गए। अब मैं क्या करूं? हमारी मेहनत की कमाई ले गए। नकुल और हर्ष उन पैसों को लेकर शहर चले जाते हैं और बाजार में जाकर अपने मन मुताबिक पहले तो कपड़े खरीदते हैं और फिर तरह तरह के पकवान खाते हैं। अरे भाई हर्ष, आज तो सच में मजा ही आ गया। वैसे ये कपड़ा मेरे पर कैसा लग रहा है? बिल्कुल हीरो लग रहे हो भैया। वैसे भैया, आपने सोचा भी है कि जब बाबा घर पर आएंगे तो हम उनसे क्या कहेंगे? अरे कहना क्या है, जाकर चुपचाप सो जाएंगे। उसके बाद जो बाबा को कहना होगा वो कहते रहेंगे। वैसे भी अब बाबा बूढ़े हो चुके हैं, वो हमें मारने वाले थोड़े ही ना है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। इस प्रकार रात हो जाती है और हरिया अपने खेत की जुताई करके घर वापस आ जाता है। क्या जी, आप इतनी देर से क्यों आए? थोड़े जल्दी नहीं आ सकते थे?
तुम भी कैसी बातें कर रही हो भाग्यवान। इस बीमार शरीर से 4 बीघा खेत इतनी जल्दी कैसे जोत पाऊंगा? तुम ही बोलो। तुम्हारे सुपुत्र कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हो लोग। अब क्या बताऊं, सवेरे ही दोनों कहीं चले गए और अभी तक लौटे नहीं हैं। और गुल्लक में पैसे जो हमने जमा किए थे ना, वो सारे के सारे ले गए। क्या कहा? गुल्लक के सारे पैसे लेकर चले गए? क्या क्या किया उन्होंने आज? आ जाने दो उन्हें। आज अच्छे से सबक सिखाऊंगा मैं। अभी इतना हरिया कहता ही है कि दोनों भाई मस्ती भरे अंदाज में अपने घर आ रहे होते हैं। देखिए देखिए, आ गए हमारे नालायक सपूत। माँ, आज हमारा तुम खाना मत बनाना। आज हम लोग बाहर से खाकर आए हैं। क्या कहा? बाहर से खाकर आए हो? क्या मतलब है इसका? अरे पिताजी, हम दोनों शहर गए थे ना, वहाँ अच्छी अच्छी चीजें बिक रही थी तो हमने खा लिया, जैसे फ्राइड राइस, चिकन कबाब, ये सब कुछ। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि गुल्लक के पैसों को तुमने ऐसे उड़ा दिया? बोलो। हमने तो माँ से सिर्फ 50 रुपए मांगे थे, लेकिन माँ ने दिया नहीं, तो इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता बचा ही नहीं था। अरे तुमने घर के सारे पैसे खर्च करके नवाबों की तरह ऐश कर रहे हो तुम लोग। जरा भी शर्म नहीं आती तुम लोगों को। देखिए पिताजी, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, ठीक है? अब हमारा जो मन करेगा हम लोग वो करेंगे, वैसा करेंगे। अब मैं जा रहा हूँ हिंदी फिल्मों का हीरो बनने के लिए, और मुझे तो बिजनेसमैन बनना है। ऐसा कहकर वो दोनों भाई घर के अंदर चले जाते हैं। ए ऊपर वाले, इन नालायक लड़कों को थोड़ा सद्बुद्धि दीजिए। अरे इन्हें कोई रास्ता दिखाइए ऊपर वाले भगवान। ऐसा कहकर हरिया दोबारा से कुल्हाड़ी उठाकर खेत की ओर जाने लगता है। अरे आप अब कहाँ जा रहे हैं? अरे भाग्यवान, मैं खेत जा रहा हूँ। ऐसे पीछे से आवाज क्यों दे रही हो? अरे पर देखिए, बादल गरज रहे हैं। वो तो गरजेंगे ही। आसमान में बादल घिर आए हैं, लगता है 2-3 दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी तो पूरा खेत जोतना बाकी है। क्या करूं अब मैं? क्या करूं? अगर हमारे दोनों बेटे लायक होते तो 2 दिन में ही पूरे खेत की जुताई हो जाती। हाँ, उपाय मिल गया। अब मैं समझ गया मुझे क्या करना है। मेरे बेटे हीरो और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं ना, तो अब उन्हें मेरे द्वारा ही सही रास्ते पर लाना होगा। अरे भाग्यवान, सुनो, मुझे लगता है अब ज्यादा दिन नहीं बचूंगा मैं। तबीयत बहुत खराब लग रही है। क्या हुआ? चलिए आप घर के अंदर चलिए। ऐसा कहकर ममता हरिया को घर के अंदर ले आती है। सुनो मेरे दोनों बेटों, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता है मेरी जिंदगी ज्यादा दिन नहीं बची है, इसलिए मरने से पहले तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। कैसी राज की बात? तुम दोनों की वजह से मैंने कभी भी घर में ज्यादा रुपया पैसा नहीं रखा, क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता तो वो सारे रुपया पैसा बर्बाद हो जाते। इसलिए मैंने अपने जीवन भर की कमाई और कुछ सोना जमीन के नीचे खेत में गाड़ दिए थे। किस जगह पिताजी? बेटा, अब मैंने कहाँ सटीक जगह रखा है ये तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन इतना याद है कि मैंने अपने खेत में ही उसे गाड़ा था। अरे नकुल भैया, अब देर किस बात की? चलिए जल्दी से चलकर पिताजी के गाड़े हुए धन को निकाल कर ले आते हैं। हाँ, क्यों नहीं। और फिर उन पैसों से हम फिर से शहर में जाकर मौज मस्ती करेंगे और हीरो बनेंगे। ऐसा कहकर वो दोनों भाई खेत पर चले जाते हैं। अरे इतने बड़े जमीन में पता नहीं पिताजी ने कहाँ सोने और पैसे दबा कर रखे होंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, खड़े खड़े सोचने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम दोनों पूरी जमीन को ही खोद डालें। चलो चलो। ऐसा कहकर वो दोनों भाई अपनी जमीन को खोदने लगते हैं और वह ऐसे ही पूरी रात जमीन की खुदाई करते हैं। अरे भाई, ये क्या, रात से सुबह हो गई, पूरा खेत हमने जोत दिया, लेकिन हमें रुपया सोना तो कुछ भी नहीं मिला। चलो पिताजी को जाकर बताते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों भाई घर की ओर जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो घर पहुंचकर अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, आपने हमसे झूठ क्यों बोला कि जमीन में सोना नहीं है और कोई रुपया पैसा भी नहीं है? अरे बाप रे, अरे नहीं, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं कहा। असल में मैंने तुम्हें एक चीज देना तो भूल ही गया। ये पोटली, ये पकड़ो। इसमें क्या है?
इसमें मंत्र से उपचारित धान के बीज हैं। तुम लोग जाओ और इस धान को पूरे खेत में छींट दो। खेत में जहां भी सोना और रुपया छिपा होगा उसी जगह पर 4 महीने के बाद धान के पौधे उगेंगे। अच्छा, तो ये बात है, पहले क्यों नहीं बताया आपने? हाँ हाँ, चलो चलो। इसके बाद वो दोनों भाई दोबारा से अपने खेत में जाकर उन धान के बीजों को बोने लगते हैं। वो धीरे धीरे करके पूरे खेत में धान के बीज बो देते हैं। कुछ समय बाद, अरे नकुल भैया चलिए, बारिश आ गई, जल्दी से चलिए। इसके बाद वो दोनों भाई घर आ जाते हैं और ऐसे ही 3 से 4 महीने बीत जाते हैं और एक दिन हरिया और उसके दोनों बेटे खेत पर आ जाते हैं। क्यों पिताजी, आपने तो कहा था कि 4 महीने के बाद जहां जहां पर सोना छिपा होगा वहां वहां से धान के पौधे होंगे। देखते देखते 4 महीने बीत गए, पर यहाँ तो पूरी जमीन ही धान के पौधों से तैयार हो गई है, पर सोना कहाँ है? अरे पागल, तुम लोगों ने सिर्फ धान के पौधे ही देखे। पौधों के ऊपर वो देखो सोने जैसी फसल उगाई है। मतलब सारे पौधे देखो कैसे सोने जैसे धान उगे हुए हैं। अब हम धान काट कर सारे धान अलग कर लेंगे और फिर हमें बहुत चावल मिलेगा। कुछ चावल हम अपने खेतों के लिए रख लेंगे, कुछ चावल हम खाने के लिए रख लेंगे और कुछ चावल बाजार में ले जाकर बेच देंगे। अच्छा, तो आपने हमसे इसी वजह से सारी जमीन खुदवाई थी? बिल्कुल सही कहा तुम लोगों ने। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते थे ना, इसलिए मैंने ये छल और चतुराई से तुम लोगों से खेती करवाई है। समझ गए? नहीं तो तुम लोग इतने बड़े होकर भी अपनी इच्छा से समझदार नहीं बन पाते। हमें अपनी गलती का एहसास है पिताजी। हाँ पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। इसके बाद हरिया अपने बेटों को माफ कर देता है और अपने फसलों को बेचकर कुछ पैसे कमा लेता है और कुछ अनाज अपने लिए भी बचा लेता है। इस तरह से वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। गंगा और पायल की शादी शहर में बसे 2 भाइयों अनिल और सुनील से हो जाती है। शादी करके जैसे ही दोनों अपने ससुराल आती हैं, तो हाथों में आरती की थाली लिए उनकी सास मधु उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी दोनों बहू, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। इसके बाद गंगा और पायल दोनों ही अपना घूंघट उठाती हैं और कलश को गिराकर अंदर आ जाती हैं और अपनी सास और ननद को देखकर दोनों देवरानी जेठानी कहती हैं, अरे मोरी मैया, हमरी ननन तो एकदम गुलाब के फूल जैसन सुंदर दिखत है। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहत हो। इनके तो देखकर ऐसन लागत है जैसे ही तो अभी अभी गुलाब के पानी से नहा कर आई हो। थैंक यू आप दोनों का। यू कम कम ननन जी। यू कम कम है। ये ननन जी क्या लगा रखा है? मेरा नाम शीतल है, आप मुझे शीतल कहकर भी बुला सकती हैं। भाभी, ये शहर है, यहाँ गांव का गवारपन नहीं चलता, इसीलिए शहर वालों की तरह समझदारी वाली बातें ही करना। पर तोहार दोनों भौजाई तो पहले से ही बहुत चतुर हैं, आप तो बस आगे आगे देखकर जाइए। दरअसल अनिल की शादी गंगा से और सुनील की शादी पायल से बचपन में ही एक दूसरे के साथ हो जाती है, क्योंकि उनके पिता ने उनकी शादी बचपन में ही पक्की कर दी थी। अनिल और सुनील के पेरेंट्स तो शहर में आ गए थे, लेकिन गंगा और पायल के पिता गांव में ही रह जाते हैं। उन दोनों की बचपन में शादी तय हो गई थी, इसलिए बड़े होते ही उनके परिवार वालों ने उनकी शादी करवा दी। इन दोनों बहुओं के ससुराल वाले सभी पढ़े लिखे थे, जबकि वो दोनों बहन गांव में रहती थी और वो बस 10वीं तक ही पढ़ी थी। शादी के अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके रसोई में आ जाती हैं और सबके लिए चाय बनाने लगती हैं, लेकिन तभी गैस खत्म हो जाती है। हाय तैया, ई का दीदी, यहाँ तो गैसवे खत्म हुई गवा, अब क्या करे? हाँ गंगा दीदी, हम हूँ यह सोचत वानी। अच्छा हुआ, देखो वहाँ एक रोड पड़ा है। पायल के इस तरह कहने पर गंगा जल्दी से उस रॉड को उठाती है और चाय के पतीले में डाल देती है, लेकिन तभी रसोई में उसकी ननद शीतल आ जाती है और वो अपनी भाभीयों को ऐसा जुगाड़ करते हुए देखकर हक्की बक्की रह जाती है। अरे ये क्या कर रही हो भाभी आप दोनों? वो ननन जी, गैस खत्म हो गवा था ना, तो हम दोनों बहनें अपना जुगाड़ू दिमाग लगाई और बना डाली सबका खातिर चाय। क्या भाभी, आप दोनों पागल हैं? भला रॉड लगाकर कौन चाय बनाता है? अच्छा ठीक है, अब आप जल्दी से सभी को चाय दे दो, लेकिन आगे से अपना ये देसी जुगाड़ मत लगाना। लेकिन शीतल के कहने पर क्या ही होना था, क्योंकि ये तो बस शुरुआत थी। आगे दोनों देवरानी जेठानी क्या क्या जुगाड़ लगाने वाली थी,
ये तो कोई नहीं जानता था। एक रोज की बात है, जब जेठानी यानी गंगा घर के साफ सफाई वैक्यूम क्लीनर से कर रही थी, तभी अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देती है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हुई गवा। अब का करी? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच गंगा, ताकि अपना काम बन जाए और हमारे पैसे भी बच जाए। गंगा भी ये सोच ही रही थी कि तभी उसका ध्यान अपने सोसाइटी के बाहर एक पार्क में जाती है, जहाँ एक ताड़ का पेड़ दिखाई देता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमारे दिमाग में। गंगा सोसाइटी के पार्क में आ जाती है और ताड़ के हरे पत्तों को तोड़ने लगती है। तभी वहां सोसाइटी का गार्ड आकर गुस्से में बोलता है, अरे ओ गंवार औरत, इन पेड़ों को तोड़ने में क्यों लगी हुई हो? अरे ओ हवलदार से दिखने वाले चौकीदार बाबू, आगे ज्यादा अपनी जुबान खोलेंगे ना तो हम देंगे आपको एक उल्टे हाथ का रख के, समझे? और वैसे भी ये पैड तुम्हारी बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर गंगा ताड़ के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आ जाती है और उनसे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी मधु गुस्से में तिल मिलाती हुई गंगा पर बिगड़ने लगती है। क्यों रे गंगा बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आ रही है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है, झाड़ू जिसे हमने ताड़ के पत्ते से बनाया है। तभी वहां पर उसकी देवरानी पायल भी आ जाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल ही कर दिया, हम तो मान गए आपको। अरे चुप करो तुम दोनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? हाँ माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक दिन आप दोनों की इस चिंदी चोरी ना हमारी इज्जत की बैंड बजा कर ही रख देगी। इस तरह दोनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों ने खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। आप देखिए पायल, हम इन बर्तनों को इतना घीस घीस कर चमकाएंगे कि इसमें हमारा चेहरा भी बिल्कुल आईने जैसा साफ साफ दिखाई देगा। हाँ हाँ दीदी, हमका बिल्कुल अच्छे से पता है। और वैसे भी हम दोनों गांव माँ मिट्टी से ही तो बर्तनवा को धोवत रहे। आज सच माँ जी तो हमसे बहुते खुश हो जाई हैं। ऐसा सोचकर दोनों देवरानी जेठानी अपने बर्तनों को मिट्टी में खूब धोती हैं। तभी वहां पर उनकी नंद शीतल आ जाती है और ये सब देखकर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाती है। अरे भाभी, क्या आप दोनों अपने जुगाड़ू पत्तियों से बाज नहीं आएंगी? अरे ये मिट्टी है, इनमें बहुत से जर्म्स होते हैं। जब घर में डिटर्जेंट रखे हुए हैं तो फिर आप इसे क्यों धो रही हो? जल्दी से इन्हें हटा दो, अगर मम्मी ने देख लिया तो आज आपकी खैर नहीं। शीतल के इस तरह कहने पर दोनों देवरानी जेठानी काफी डर जाती हैं और तुरंत मिट्टी से बर्तनों को धोना बंद कर देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन गंगा का पति अनिल लैपटॉप पर काम कर रहा होता है कि तभी उसके लैपटॉप पर चाय गिर जाता है और वो गंदा हो जाता है, जिस पर वो अपनी पत्नी से कहता है, गंगा इस लैपटॉप और मोबाइल पर थोड़ा चाय गिर गया है, जिससे गंदा हो गया है। तुम एक काम करना, इसे कपड़े से अच्छे से पोंछ कर थोड़ा धूप में रख देना, ठीक है? ध्यान रहे इसमें आज की मीटिंग के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो भूलना मत। जी बिल्कुल हमार सजनवा। ऐसा कहकर गंगा उस लैपटॉप और मोबाइल को वहां से लेकर जाने लगती है। वो उसे लेकर सबसे पहले बाथरूम में जाती है ताकि उसे कपड़ों से साफ कर सके। तभी उसे वहां पर उसकी देवरानी यानी पायल दिखाई देती है, जो वॉशिंग मशीन चला रही होती है। अरे पायल, ये का बवाल है? अरे दीदी, बवाल नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन है। हमका शीतल दीदी ने बताया कि इमा सारे गंदे कपड़े साफ हो जावत है। साचो में? यानी इसमें हम कोई गंदा चीज डाले वो साफ हो जाई है? हाँ हाँ दीदी बिल्कुल। फिर क्या था, पायल के इतना बोलते ही गंगा के हाथों में उसके पति का लैपटॉप और मोबाइल होता है। वो उसे साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देती है। कुछ देर तक वॉशिंग मशीन चलने के बाद उसमें से तेज आवाज आने लगती है और एक शॉर्ट सर्किट भी हो जाता है, जिससे सारे घर वाले एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं और गंगा और पायल से पूछते हैं, अरे बहू, ये आवाज कैसी? अब क्या तुमने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया? कुछ नहीं माँ जी। अरे भाभी, ऐसे कैसे नहीं? कुछ ना कुछ तो हुआ है। इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी, कहीं आप लोगों ने इस वॉशिंग मशीन के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? और ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? एक मिनट हटिए आप लोग। जैसे ही शीतल वॉशिंग मशीन का हाल देखती है, वो हैरान रह जाती है
क्योंकि उसके अंदर अनिल का मोबाइल और लैपटॉप पूरी तरह से खराब हो गया था। भाभी, ये सब क्या है? गंगा, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें तो बस धूप में सुखाने के लिए बोला था ना। तुम इसके साथ क्या कर रही थी? तुम्हें एक पैसे की भी अकल है? हाँ, कि क्या चीज को कैसे क्या करना है? तुमने अब तक की मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। सच में एक नंबर के बेवकूफ हो यार, गांव की गंवार हो। हाँ? तुम सिर्फ जुगाड़ के नाम पर चीजों को खराब करना जानती हो और कुछ भी नहीं। ओ जेठ जी, इमा दीदी की कौनो गलती नहीं है। हमने ही कहा था इसमें डालने के लिए ताकि वो साफ हो जाए। अरे फिर तो तुम दोनों बेवकूफ हो। ये वॉशिंग मशीन है, इसमें तो सिर्फ कपड़े धोए जाते हैं। आज तुम दोनों ने सच में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। जब तुम्हें जो चीज बताया जाता है तुम वो क्यों नहीं करती? तुम अपना दिमाग इतना क्यों दौड़ाती हो? मुझे लग रहा है अब तुम दोनों को तुम्हारे मायके भेजना ही होगा, नहीं तो तुम इस घर को ही एक दिन गिरा दोगी। इस तरह पूरे घर वाले दोनों देवरानी जेठानी को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। नहीं नहीं माँ जी, हमका मायके नहीं भेजिए, हमका माफी दे दो। हाँ हाँ, अब से दोनों बहनें कौनो जुगाड़ पंती नहीं दिखाएंगी माँ जी। माँ, हम सभी शायद ही बेफजूली भाभी को डांट रहे हैं। भला इन्हें क्या पता, ये तो गांव में रही हैं। शहर के तौर तरीकों से तो वो आज भी अनजान है। हमारा ही फर्ज बनता है कि हम इन्हें अपने साथ एक एक चीज सिखाएं। इसमें जितनी भाभी की गलती है उतनी ही हमारी भी गलती है। शायद तू ठीक कह रही है शीतल। ठीक है, मैं तुम दोनों को तुम्हारे मायके नहीं भेजूंगी, लेकिन ध्यान रहे कि अब से कोई जुगाड़ करने से पहले तुम दोनों हमसे एक बार सलाह मशवरा जरूर ले लेना। हम तुम्हारी आज़ादी पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी ना हो कि तुम अपनी अतरंगी दिमाग ऐसे ही चलाओगी। ठीक है? अब जो हुआ सो हुआ, इन्हें भूल जाओ। इस तरह मधु के कहने पर सभी घर वाले गंगा और पायल को माफ कर देते हैं और अब वही दोनों बहुएं भी जुगाड़ूपंती सही जगह पर इस्तेमाल करती हैं, जिससे घर वालों को कोई नुकसान नहीं होता है।